एक और बेहतरीन सेशन लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग। मैंने बताया था ना, recently a new dimension, that is spiritual health, has also been added. And what is disease? Any kind of deviation from the normal structural and functional state of body, उसे हम disease कहते हैं। तो चलिए जी, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। चारों ऑप्शंस आपको ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं और फिर आपको किसी नतीजे पे पहुंचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा। मेरा मकसद है कि आपका बेस और मजबूत हो जाए। जो नींव जितनी मजबूत होती है, उस पे बनने वाली इमारत उतनी ही मजबूत होती है। सो कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है कि आपको अपने फंडामेंटल्स, अपना बेस स्ट्रांग रखना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। स्क्रीन पे पहला सवाल आपके सामने, हाउ मेनी ऑफ द बिलो आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स? ग्रेट भाई, हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े हैं, फिजिकल बैरियर्स पढ़े हैं, सेलुलर बैरियर्स पढ़े हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कितने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। पहला, एसिड ऑफ द स्टमक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्किन, भाई स्किन तो एक फिजिकल बैरियर है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। सलाइवा, हाँ, सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है विच इज बैक्टीरियोसाइडल। साइटोकाइंस एंड देन टीयर्स, टीयर्स में भी लाइसोजाइम होता है। तो ऑप्शंस हैं कि दो, इनमें से दो ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, या 5 या 3 या 4। तो अब आप निर्णय लीजिए, मैं डिस्कस करता हूं इसको आपके साथ। सुनिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो बेसिकली हार्श कंडीशंस, मतलब मुश्किल हालात पैदा करते हैं, हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं टू माइक्रोब्स सो दैट द माइक्रोबियल ग्रोथ इज प्रिवेंटेड। जैसे टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफाई, जब वो हमारे स्टमक में पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे खत्म कर देता है। HCl कौन सेक्रेट करते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। HCl is a potent killer of typhoid bacteria. So the acid in the stomach, tears and saliva, they have the enzyme that is called lysozyme. Please remember, lysozyme is bactericidal enzyme. It ruptures cell wall of gram-positive bacteria. कैसा है lysozyme? क्या याद रखना है हमें? lysozyme bactericidal है. It ruptures cell wall of gram-positive bacteria, and it was discovered by chance by Alexander Fleming. जो डिस्कवरीज बाय चांस होती हैं उन्हें सेरेंडिपिटी कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नाउ फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से हमारे? स्किन है, इंटैक्ट स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। स्किन की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, दैट इज अ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, लगातार वो टूटते रहते हैं स्किन से। स्किन के सरफेस पे एक फ्रेंडली बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है जो स्किन का पीएच एसिडिक बना के रखता है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहां है? म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन्स योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और ये म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस ट्रैप्स द फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट है या पैथोजेंस है, राइट? सेलुलर बैरियर्स जो है, our body, it is guarded by many cells which fight against pathogens and destroy them. अलग अलग तरह के WBCs हमने पढ़े थे। ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में
लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, फिर हमने मैक्रोफाजेस का भी जिक्र करा था जो मोनोसाइट से बनते हैं, देन नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स विच आर नॉन बी नॉन टी लिम्फोसाइट्स। सो जब हमसे पूछा गया है जी हाउ मेनी ऑफ द बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तो एक हो जाएगा एसिड ऑफ द स्टमक, एक हो जाएगा सलाइवा और एक हो जाएगा टीयर्स, यानी टोटल 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a secondary lymphoid organ in human beings? कौन सा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, एंटीजन एनकाउंटर करते हैं, प्रोलिफरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है लिम्फोसाइट्स का, दे आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। अब हमें एक लिस्ट दी गई है जहां पे लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन का जिक्र करा गया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है, मतलब वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, सो इज इट लिम्फ नोड्स, इज इट टॉन्सिल्स, इज इट थाइमस और इज इट स्प्लीन? आई नो यू नो द आंसर। चलो सुनो, लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं बेटा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी किस आधार पे है और सेकेंडरी किस आधार पे है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्राइमरी है। अच्छा, बनते सारे लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में बनने के बाद बोन मैरो में ही रहते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थाइमस ग्लैंड तक माइग्रेट कर जाते हैं। थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट क्लोज टू योर हार्ट। इट इज प्रोमिनेंट इन चिल्ड्रन। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस जो है रिसीड करती जाती है, श्रिंक करती जाती है। थाइमस को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ एजिंग, डीजेनरेशन ऑफ थाइमस इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर एजिंग। तो थाइमस एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहां पे lymphocytes they interact with an antigen and then the lymphocytes proliferate to become effector cells। और बहुत सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपने पढ़े हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पियर्स पैचेस, स्प्लीन। स्प्लीन पता है ना, ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। स्प्लीन ब्लड स्टोर करके रखती है। क्लियर है जी? Pierce patches, masses of lymphoid tissue in the ileum region of small intestine। So secondary lymphoid organs की आपने पूरी लिस्ट देख ली। अब हमारा सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। तो थाइमस होगा आंसर, क्योंकि वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस देखिए आपने, थाइमस ग्लैंड बाइलोब्ड है, दो लोब्स होते हैं। इट इज लोकेटेड नियर हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ये जो स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, इसके नीचे है थाइमस। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। करेक्ट आंसर थाइमस ग्लैंड। थाइमस के बारे में सारी बातें याद रखना। रिसीविंग एंडोक्राइन ग्लैंड, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये सभी विशेषताएं हैं थाइमस की। अगला सवाल एंटीबॉडीज में से फ्रेम किया गया है। द एंटीबॉडी विच इज एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। मदर के मिल्क के जरिए वो कौन सी एंटीबॉडी है जो बच्चे तक पहुंचती है? पार्चुरेशन के बाद इनिशियल फ्यू डेज में स्लाइटली येलोइश कलर का जो मिल्क रिलीज होता है, याद है आपको उसे क्या कहते हैं? कोलोस्टरम। कोलोस्टरम। कोलोस्टरम में सिक्रीटरी एंटीबॉडी पाई जाती है। वो कौन सी है सिक्रीटरी एंटीबॉडी? मैंने क्लू भी दे दिया आपको। IgA, IgE, IgM या फिर IgG। IG का मतलब तो पता है ना, इम्यूनोग्लोब्युलिन। A फॉर अल्फा, E फॉर एप्सिलॉन,
M for mu and G for gamma. तो इस पूरी लिस्ट में से अब मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज IgA, immunoglobulin alpha. It is secretory antibody. Which antibody is capable of crossing placenta? IgG is capable of crossing placenta. So बच्चे को इम्यूनिटी अपनी मदर से भी मिलती है. IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे तक आती है. IgA एंटीबॉडी मिल्क के थ्रू बच्चे तक पहुंचती है. सो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, तभी हम IG लिखते हैं. ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा. बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, तभी उन्हें हम एंटीबॉडी फैक्ट्री कहते हैं. क्लियर है जी? राइट. नाउ ये जो IgA है ना, बच्चे को जो इम्यूनिटी दे रही है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी मतलब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज जब शरीर में प्रवेश करती हैं तो पैसिव इम्यूनिटी. अब बाहर से शरीर तक अंदर एंटीबॉडीज पहुंचने के दो रूट हो सकते हैं. एक तो नेचुरल कि भाई अपने आप, एक आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियली भी तो हम एंटीबॉडीज देते हैं ना. एंटी वेनिन इंजेक्शंस फॉर स्नेक बाइट्स, एंटी डिप्थीरिया सीरम, एंटी टेटनस सीरम, राइट. सो पैसिव इम्यूनिटी होता है बेटा, ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign antigen. So बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मां से मिलती है, मदर से. एक तो IgG एंटीबॉडीज जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में. और दूसरी जो कोलोस्टरम में प्रेजेंट है, दैट इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा. सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशंस, टीयर्स, सलाइवा, यूरिन, सेमिनल फ्लूइड, इवन फीसिस, एक्सक्रीटा में भी. इसलिए कॉप्रो एंटीबॉडी भी कहते हैं IgA को. राइट? समझ आ गया? वंडरफुल जी. सो हमारे सवाल का सही जवाब है दैट द एंटीबॉडी व्हिच इज एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, द करेक्ट आंसर इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा. अगला सवाल वो भी इम्यूनिटी पे ही आधारित है. Acquired or adaptive immunity is the immunity that body acquires or gains over lifetime. एक तो इनबॉर्न इम्यूनिटी है, जन्म के समय ही जो बच्चे में प्रेजेंट है, और एक धीरे 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 उम्र के साथ, समय बीतने के साथ डेवलप होती है. That is acquired immunity or adaptive immunity. Which of the following statements which are given below they are true regarding that acquired immunity? कौन कौन सी बातें सही हैं? पहली बात, it remembers the immunological encounter of the body. ये बात सही है. एक पैथोजन शरीर में पहले आया है, उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और जब वही पैथोजन भविष्य में दोबारा आता है तो शरीर को पहले से पता होता है. सेकेंड ऑप्शन, इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक. ये भी सही है. ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है. तीसरा ऑप्शन, इट कैन डिस्क्रिमिनेट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स. इस तरह की इम्यूनिटी ये पहचानती है कि शरीर का अपना क्या है और पराया क्या है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर. सारी बातें सही है जी. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. तो अब आप अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझ गए अच्छे से. जितनी भी बातें दी गई हैं ये बिल्कुल सही है. तो इसका मतलब है हमारे पास जो उत्तर आएगा, जो आंसर है, दैट इज बी ऑप्शन. होप यू आर एंजॉयिंग द क्वेश्चंस. वेरी गुड. इतनी डिटेल में आपने चैप्टर पढ़ा है तो भाई ऑब्वियसली आपको सभी सवाल आते होंगे. जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सके जरूर किया करो. ऑथेंटिक रिसोर्सेज में से गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे. अगला सवाल, which of the following statements is या are correct? सही बात बतानी है, अंडरलाइन कर लेते हैं. With respect to autoimmune diseases, जो autoimmune diseases हैं, autoimmune disorders हैं, जैसे rheumatoid arthritis हो गया, उससे रिलेटेड सही बात बतानी है. पहला ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ एलर्जेंस इनसाइड द बॉडी. क्या इस केस में एलर्जन बनता है शरीर में? सेकेंड ऑप्शन, immune system attacks self cells. The immune system of the body goes out of track और शरीर के खुद के अपने सेल्स को नष्ट करने लगता है. तीसरा,
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट एक्ट अगेंस्ट नॉन सेल्फ एंटीजेंस, या फिर चौथा, कैन बी कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक रीजंस। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं इनके पीछे कारण? बिल्कुल हो सकते। तो अब हमें चुनाव करना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ए ऑप्शन कहता है 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन कहता है सेकंड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ सही है, सी ऑप्शन कहता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, एंड डी ऑप्शन कहता है 1 एंड 3 ओनली। चलिए वन बाय वन सारी बातें डिस्कस करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में मुख्य रूप से क्या होता है बेटा, इम्यून सिस्टम शरीर के अपने सेल्स पे हमला करने लगता है, ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं शरीर में, ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो शरीर के सेल्स को ही नुकसान पहुंचाती हैं, और इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक रीजंस। ठीक है जी। एग्जाम्पल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और भी बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस ऑल्सो। अब इसमें एक स्टेटमेंट था प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट एक्ट अगेंस्ट नॉन सेल्फ एंटीजेंस। ये बात गलत है, सेल्फ शरीर के सेल्स के खिलाफ बनती हैं। ठीक है जी। ऑटो एंटीबॉडीज दे एक्ट अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस और दी ओन सेल्स। अब एक स्टेटमेंट और था उसमें, प्रोडक्शन ऑफ एलर्जेंस इनसाइड द बॉडी। नहीं, एलर्जेंस क्या होते हैं, ऐसी चीजें, allergens, some people can be allergic to dust, some people can be allergic to pollen grains, certain medicines, food items, animal danders. ये एलर्जेंस जब शरीर में पहुंचते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं, एलर्जी जिसे हम कह देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का। तो इसका मतलब है हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा गलत। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस वंस। जो एक से दूसरे में फैलती हैं इन्फेक्शियस, जो नहीं फैलती हैं नॉन इन्फेक्शियस। आइडेंटिफाई द वंस व्हिच आर इन्फेक्शियस डिजीजेस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। कैंसर, न्यूमोनिया, डायबिटीज मेलिटस या टाइफॉइड। ठीक है जी। तो आपको बतानी है वो जो कि इन्फेक्शियस है। क्या कैंसर इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में फैलता है? नहीं। न्यूमोनिया, यस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। न्यूमोनिया में देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड डेड डब्ल्यूबीसीज इन द एल्वियोलाई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, साइनोसिस भी हो सकता है, नेल बेड्स, लिप्स नीले पड़ सकते हैं, है ना, बिकॉज प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी टिश्यूज तक। डायबिटीज मेलिटस, ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। टाइफॉइड स्प्रेड करता है, राइट। टाइफॉइड को कौन फैलाता है, इवन हाउस फ्लाइज जो है वो कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, एक से दूसरी जगह कंटेमिनेट कर रही है किसी चीज को तो फैलाती है, राइट। टाइफॉइड इज अ वाटर बोर्न डिजीज बेसिकली, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर ले लेने से टाइफॉइड हो जाता है, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं इसे। क्लियर है। तो हमें ऑप्शन में मिल रहा है जी, ए ऑप्शन कहता है 1 एंड 2 यानी कैंसर एंड न्यूमोनिया, ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है 2 एंड 3 यानी न्यूमोनिया एंड डायबिटीज, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कहता है 3 एंड 4 यानी डायबिटीज एंड टाइफॉइड, नहीं। एंड डी ऑप्शन कहता है सेकंड एंड फोर्थ, दैट मींस डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल भी हम कह देते हैं ना। So non-infectious या non-communicable diseases हैं which do not spread from one person to another, and infectious diseases are the ones which spread from one person to another, right? Clear है जी। अब निमोनिया का अगर मैं जिक्र करूं, एक बार डिटेल में देख लेते हैं फिर से। कॉजेटिव एजेंट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजे। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजे मेनिंजाइटिस भी कर सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। Infectious disease है, transmission is through the droplets released by infected person while coughing and sneezing। जिसे निमोनिया है वो खांस रहा है, छींक रहा है और वो ड्रॉपलेट्स फैला रहा है, उससे वो दूसरे तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अगर दोनों लंग्स प्रभावित होते हैं निमोनिया में तो इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। टाइफॉइड में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज साल्मोनेला टाइफाई, ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर।
टाइफॉइड को इंटेस्टिनल फीवर या एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। आपको याद होगा टाइफॉइड के लिए एक टेस्ट भी बताया था आपको, विडाल टेस्ट। टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। टाइफॉइड मैरी का केस भी आपने पढ़ा होगा। Cancer, of course, it is non-infectious. Cancer causing agents, they are called carcinogens. Cancer में the cells start dividing in an uncontrolled way और tumors बना देते हैं। benign tumor, malignant tumors हमने पढ़े हैं। Diabetes mellitus आप जानते हैं, impaired ability of the body to produce insulin or to respond to insulin, जिससे कि शरीर का ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया रहता है। या तो इंसुलिन की कमी है या फिर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स नहीं है, कम है रिसेप्टर्स सेल्स के पास, या रिसेप्टर्स नॉन रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं इंसुलिन के। सो हमारे सवाल का सही जवाब है जी डी ऑप्शन, यानी 2 और 4, न्यूमोनिया एंड टाइफॉइड, एक से दूसरे इंसान तक फैलने वाली बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many of the following diseases are caused due to bacterial infection? How many, कितनी बीमारियां जो इस लिस्ट में दी गई हैं वो बैक्टीरिया के कारण है? टाइफॉइड, yes it is साल्मोनेला टाइफाई। रिंगवर्म, नो, रिंगवर्म एक फंगल इंफेक्शन है। कॉलेरा, yes विब्रियो कॉलेरे। एस्कैरियासिस, नो, ये एशेलमिंथस या नेमेटोड या राउंडवर्म एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के कारण है। ट्यूबरकुलोसिस, यस, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी टीबी। ठीक है जी। सो 3 आंसर मुझे मिल गया, 3, यानी टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। इट्स एन इजी क्वेश्चन। बस आप अपनी ना लिस्ट बना के रखना, डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, diseases caused by viruses, diseases caused by protozoans, diseases caused by fungi, diseases caused by helminths। एक कंप्लीट लिस्ट आपको बना के रखनी है। तो भाई टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, इनके कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया हैं। टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला टाइफाई, कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेरे, ट्यूबरकुलोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रिंगवर्म फंगल डिजीज है, फंजाई, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। एंड एस्कैरियासिस, हेलमिंथ, राउंडवर्म एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस। एस्कैरिस का कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। इन्फेक्शन इज डायरेक्ट थ्रू contaminated food or water containing embryonated eggs or the second stage rhabditiform larva। सो सवाल का सही जवाब हम आपको बता चुके हैं जी, 3 बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा करी जाती हैं, टाइफॉइड, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में से, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन व्हिच कॉजेज मलेरिया। द स्पोरोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, स्पोरोजोइट्स आर द इन्फेक्टिव स्टेज। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज याद है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। फेल्सीपैरम इज द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज। सो जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट्स, वो कहां प्रेजेंट है? अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में। जब मच्छर काटते हैं, ओनली फीमेल मॉस्किटोज दे बाइट, दे सक आवर ब्लड। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे ब्लड में से एक प्रोटीन चाहिए, सीरम एल्ब्यूमिन, अपने अंडे बनाने के लिए, oogenesis के लिए। हमारी तरफ मच्छर आकर्षित क्यों होते हैं, अट्रैक्ट क्यों होते हैं? Attractive chemical substances called allomones which are present in our sweat, हमारा warm body temperature, the carbon dioxide which we are exhaling, ये उनके लिए attractive होती है। Well, सवाल है, sporozoites of plasmodium enter the human bloodstream through, हमारे शरीर में स्पोरोजोइट्स कहां से आएंगे? कंटेमिनेटेड फूड के जरिए? नो। कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए? नो। फंगल स्पोर इनहेलेशन? जी नहीं, फंजाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। याद रखिएगा, केवल फीमेल मच्छर काटते हैं बिकॉज दे हैव पियर्सिंग एंड सकिंग type of mouth parts. They have piercing and sucking mouth parts. उनके ये विशेष mouth parts हैं फीमेल मॉस्किटोज के, वो हमारा खून चूसते हैं।
जैसे ही फीमेल मॉस्किटो हमें बाइट करती है पहले अपना सलाइवा इंजेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट होता है। यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट एंटी कोएगुलेंट? एनोफेलिन। वो एंटी कोएगुलेंट डाल देगी ताकि जब वो ब्लड सक कर रही है तो ब्लड क्लॉट ना करे। बहुत से ब्लड सकिंग एनिमल्स ऐसे हैं जिनके सलाइवा में एंटी कोएगुलेंट होता है। लीच के सलाइवा में हीरोडिन होता है। ब्लड सकिंग वेम्पायर बैट्स जो होते हैं उनके सलाइवा में ड्रैक्युलिन होता है। ओके, सो द स्पोरोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज है, फीडिंग स्टेज ट्रोफोजोइट है। ये एंटर करते हैं ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स आर रिलीज्ड और फिर ये स्पोरोजोइट कहां चले जाएंगे? ब्लड से होते हुए लिवर में। आगे का डेवलपमेंट लिवर में होगा। लिवर इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन अ मलेरिया पेशेंट। अगला सवाल, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, which of the following individuals are at a high risk of getting HIV infection? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक से दूसरे इंसान में फैलता है, अलग अलग जरिए आप जानते हैं जैसे फैलता है। हमें बताना है इस लिस्ट में से जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें एचआईवी होने के चांसेस संभावना ज्यादा है वो कौन कौन से? पहला ऑप्शन, इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये बात सही है। सेकंड, इंडिविजुअल्स हु शेयर नीडल्स फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, एक ही सिरिंज में ड्रग भरा, एक इंसान ने लगाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। ठीक है जी, तो ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन, अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, आपके पड़ोस में, आपके नेबरहुड में कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है तो क्या पड़ोसी को भी हो जाएगा एचआईवी? नहीं, ये बात गलत है। चौथा ऑप्शन, अ चाइल्ड born to an HIV infected mother. This is correct. Vertical transmission, mother to baby through placenta, transplacental route. HIV is capable of crossing placental barrier, right? So 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 correct option मुझे मिल रहा है इसमें से। It's a good question, याद रखिएगा। ठीक है जी। HIV एक रेट्रोवायरस है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड? 1 December to spread awareness about HIV. HIV के modes of transmission क्या हैं? Unprotected sexual intercourse, infected blood or blood product transfusion, organ transplantation, अगर नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं, है ना, सिरिंजेस, ब्लेड्स, शेविंग रेजर्स, जो कि कंटामिनेटेड है विद द ब्लड ऑफ द HIV पॉजिटिव पर्सन। तो आप समझ गए जी कौन कौन सी बातें सही थी और हमारे सवाल का सही जवाब आपको मिल चुका है। एचआईवी कैसे नहीं फैलता है? शेयरिंग ऑफ फूड, यूटेंसिल्स, वर्क प्लेस, इससे नहीं फैलेगा एचआईवी। टचिंग से, हैंडशेक से, जेंटल किसिंग, इससे एचआईवी नहीं फैलता है। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स याद है, विच आर डेंजरस, जिनके सेल्स टूट टूट के पूरे शरीर में फैलते हैं। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल्स प्रोलिफरेट, सेल्स डिवाइड करते हैं, दे ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। पेरेंट ट्यूमर से टूट टूट के शरीर में ब्लड और लिम्फ के जरिए फैल जाते हैं और नए ट्यूमर्स बना देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? Metagenesis, metastasis, teratogenesis, karyokinesis. Well, the correct answer is metastasis. What is metagenesis if you remember? Coelenterata phylum में, Cnidaria phylum में, alternation of generation, polyp, medusa, याद आया कुछ? That is metagenesis, alternation of generation between two diploid phases. Teratogenesis, teratology, study of abnormal embryonic development. प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। उस समय प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। We do not give antibiotics to pregnant females because antibiotic may fail to distinguish between bacterial cells and fetal cells. Accidentally antibiotic जो है, it can stop the DNA transcription of the fetal cells. तो developing baby को abnormal बना सकती है। That is teratogenesis. Teratogens क्या होते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स which can cause abnormal embryonic development.
कैरियोकाइनेसिस वर्ड आप जानते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है जी। ट्यूमर्स दो तरह के हैं, बेनाइन जो कि लोकलाइज्ड है, मैलिग्नेंट जो कि एक से दूसरी जगह में फैलते हैं। जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं ये डिसफिगरिंग या पेनफुल हो सकते हैं लेकिन फेटल नहीं होते, इससे इंसान की मृत्यु नहीं होती। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत डेंजरस है बिकॉज मेटास्टेसिस वाली बात है ना, एक जगह से दूसरी जगह में पूरे शरीर में ये सेल्स फैलते जाते हैं। मेटास्टेसिस कहते हैं इस काबिलियत को, इस एबिलिटी को। सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स can reach distant sites through blood and even lymph, and they can start a new tumor wherever they get lodged. ब्लड वेसल्स के जरिए ये फैलते जाएंगे, लंग्स में, ब्रेन में, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मेटास्टेसिस। बाकी वर्ड्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग इन कॉलम 1 with the items which are mentioned in the column 2. सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये सब वो तरीके हैं जिनसे हम कैंसर का इलाज करते हैं। दूसरे कॉलम में दिया गया एक्सपोजर टू एक्सरेज, एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, रिमूवल ऑफ द लोकलाइज्ड ट्यूमर एंड ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। चलिए मैच करते हैं। सर्जरी में क्या होगा भैया? सर्जरी में हो जाएगा रिमूवल, हटा देंगे हम उस ट्यूमर को। सो पी इज मैचिंग विद 3। रेडिएशन थेरेपी, तो अंदाजा लग रहा है आपको, एक्सपोजर टू रेडिएशंस, कंट्रोल्ड डोजेज ऑफ रेडिएशंस डाल के हम ट्यूमरस सेल्स को, कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स मॉड्यूलेटर्स, they activate your immune system. And chemotherapy R will be with 4. Drugs are administered intravenously. Therapeutic drugs दी जाती हैं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, एंटी कैंसर ड्रग्स, लेकिन इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी। ठीक है जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन के जरिए बहुत सारी बातें हमने सॉल्व कर ली। सो P is with 3। अब आप देखिए P with 3, ये B और D ऑप्शन में मिल रहा है। Q with 1, Q with 1 ये हमें D में मिला, R with 4 and S with 2. That means the correct answer is D option. Okay? सर्जरी में रिमूवल ऑफ द लोकलाइज्ड ट्यूमर है थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर। रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज, कि भाई जो नॉर्मल सेल्स हैं उन पे प्रभाव ना आए, रेडिएशन डोज ऐसा होना चाहिए। कीमोथेरेपी में कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्यूमर, बट इसके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, बाल भी झड़ जाते हैं इसमें। इम्यूनोथेरेपी में हम अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं। इंटरफेरॉन्स आपको याद होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल अटैक। वायरसेस के रिस्पॉन्स में मेनली इंटरफेरॉन्स बनते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स, गामा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स को हम कैंसर के इलाज में भी यूज करते हैं। क्लियर है जी? दे आर इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। सो आप देख लीजिए करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI stands for, very easy question, MRI. Is it molecular radiation interpretation, molecular resonance imaging, magnetic resonance imaging, या molecular radiation infographic? Easy question, it is magnetic resonance imaging. एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ये बड़ी ही यूजफुल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, कॉस्टली जरूर है, बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है। एमआरआई में बेसिकली क्या है, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जिसमें हम बॉडी को डाल देते हैं, तो शरीर के चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है जी? It uses strong magnetic field and non-ionizing radiations. It is done to detect pathological and physiological changes in the living tissues. कैंसर के डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है MRI का। So, the correct answer is magnetic resonance imaging. Next question is from the topic drugs. Heroin, cocaine, hashish, और दूसरे कॉलम में सोर्स है कि वो किससे मिल रहा है। कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जी, देखिए, कैनबिस सटाइवा, पापावेर सोमनीफेरम,
इराइथ्रोक्साइलम कोका, कोका से अंदाजा लगा लिया आपने, कोकेन, ठीक है जी। कैनाबिस सटाइवा, भांग का पौधा, याद है आपको, पापावेर सोम्निफेरम, अफीम, ओपियम प्लांट, सो यू हैव टू मैच, है ना। ग्रेट, चलो समझते हैं अब इसको जी। हेरोइन क्या है? कॉमनली हम स्मैक भी कह देते हैं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। इट इज व्हाइट, odorless, bitter, crystalline compound. Depressant है heroin. It slows down the body functions. It is obtained by acetylation of morphine. Morphine is a very strong painkiller. And it is extracted from the latex of poppy plant. Papaver somniferum का जो latex है उससे मिलता है ये। कोकेन जो है, कोका प्लांट, इराइथ्रोक्साइलन कोका, it interferes with transport of dopamine. Dopamine is a neurotransmitter. It has a stimulating action on central nervous system. Hashish obtained from cannabis sativa. भांग का पौधा जो है, भांग, चरस, गांजा, हशीश, ये सब एक ही प्लांट से मिलते हैं, cannabis sativa से। The correct answer is A option, यानी 1 with B, heroin with Papaver somniferum, 2 with C, cocaine from Erythroxylum coca, hashish from cannabis sativa. Next, another easy question, अभी डिस्कस करा। Acetylation of morphine gives you heroin, smack, diacetyl morphine, all of these. The correct answer is all of these. ठीक है जी, बिकॉज जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर देंगे तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन बनता है, उसी को आप हेरोइन या स्मैक कहते हैं। ओपियोइड मॉर्फिन अपॉन एसिटाइलेशन गिव्स यू हेरोइन। हेरोइन को ही हम डाइएसिटाइल मॉर्फिन या स्मैक कहते हैं। ये स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शंस। इट इज अ डिप्रेसेंट एंड मॉर्फिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को मॉर्फिन दिया जाता है, मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम टोबैको। द हाईली एडिक्टिव कंपोनेंट इन टोबैको, तंबाकू जो है, निकोटियाना टोबैकम, इसमें सबसे ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस क्या है? एलएसडी? नहीं, एलएसडी इज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, क्लेविसेप्स से मिलता है वो तो। मॉर्फिन? नहीं। निकोटीन इज द करेक्ट आंसर। तंबाकू में निकोटीन होता है, विच इज अ हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस। डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड था, वो गलत है जी, सो इट इज सी। तंबाकू जो है, टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम निकोटियाना टोबैकम, और शरीर में तंबाकू पहुंचाने के कई जरिए हैं। मोड्स ऑफ टोबैको यूज स्मोकिंग इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हबल बबल हुक्का जिसे कहते हैं, है ना, देन च्यूइंग along with पान, गुटखा एंड स्नफिंग, राइट। निकोटीन जो है एडिक्टिव कंपोनेंट है टोबैको प्रोडक्ट्स का। ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, बिकॉज निकोटीन स्टिमुलेट्स द एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, राइट। इट स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज निकोटीन। ग्रेट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतने सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे, डिजीजेस में से, इम्यूनिटी में से, एंड ड्रग्स वाले टॉपिक में से, कैंसर में से, एचआईवी में से। सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। पढ़ते रहिए ऐसे ही, एक मजबूती के साथ, एक लक्ष्य के साथ। जो गोल आपने चुना है उसके लिए प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं, ठीक है जी। नमस्कार, bye bye, God bless you all, wish you all a very bright and prosperous future, stay blessed.